Everyone, welcome to Mathsy with Mansi, and today we are going to be solving some questions that are given before the topic 1.4. So you can open your NCERT books and open this page where there is a page number, I guess, 6. So you can open the page number 6 and okay, let's start solving these questions so that we know that we understand whatever we have studied so far. Okay, so the question number 1 is, the mass per unit volume of a substance is called density. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. So answer number 1. सो डेंसिटी क्या होती है आपको पता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अपॉन उसकी वॉल्यूम, ये होती है डेंसिटी. अब हमें इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स, उनको असेंडिंग ऑर्डर में उनकी डेंसिटी में ऐसे आपको लगाना है. तो क्या लगता है एयर की डेंसिटी कितनी होगी? एयर की मास अपॉन एयर की वॉल्यूम. सो एयर है, एयर की मास जो होगी वो उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितनी होगी? एयर की मास आपको पता है ना, हवा में कितना वज़न होगा. ये तो एयर की मास बहुत ज़्यादा कम है ना, और इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. पूरा रूम भर सकती है ना हवा, पूरा एक जहाँ पर भी आप बैठे हो वो सारी जगह हवा भर सकती है. तो उसकी मास तो कम है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है. तो इसकी डेंसिटी का क्या होगा? अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर में बड़ी होती है तो वो चीज़ बड़ी हो जाती है ना. तो डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी कम, मास ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ पर क्या है, मास तो कम है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो डेंसिटी बहुत कम है. डेंसिटी इज़ वेरी वेरी लो. तो एयर की डेंसिटी बहुत कम हो गई. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एयर की डेंसिटी. तो सबसे कम एयर की डेंसिटी हो गई. ठीक है, उसके अगला एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़. एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ यानी कि स्मोक की बात कर रहे हैं ना. जो चिमनी होती है उसमें से स्मोक निकल रहा है, तो एयर का ही एक एयर जैसा ही एलिमेंट आ गया ना, कोई गैसियस चीज़ है. जो भी आप चिमनी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ कौन सा स्टेट है उस मैटर का? एयर जैसे गैस था, तो गैस जो भी गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी ऐसी कम ही है क्योंकि उसकी मास कम है और वॉल्यूम ज़्यादा होती है उतनी ही मास में. तो डेंसिटी आप देख सकते हो कि ऑलरेडी कम है ना, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में. वैसे तो आप जैसे किसी सिलेंडर के अंदर गैस फिल करोगे तो उसको तो आप बाय प्रेशर बाय फोर्स लगा के डेंसिटी बढ़ा सकते हो उस गैस की, पर नॉर्मल कंडीशंस में गैस की डेंसिटी कम ही रहेगी. तो एयर हो गया, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ हो गया. एयर से थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी होगा क्योंकि एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ में काफ़ी सारा जो भी स्मोक वगैरह है उसकी वजह से पार्टिकल्स बढ़ गए तो मास बढ़ गई. तो एयर से मास बढ़ गई, इसलिए एयर से ज़्यादा डेंसिटी हो गई एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी की. ठीक है, ये हो गया. इसके अगला हो गया आपका हनी दिया है, वाटर दिया है, चॉक, कॉटन, आयरन. तो सबसे पहले हमें एक नॉर्मल चीज़ तो पता है कि गैसेस की डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स, और लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स. ठीक है, तो गैसेस तो हमने यहाँ पर डाल दिए दोनों. अब लिक्विड्स देखते हैं. क्वेश्चन में कौन कौन से लिक्विड्स दिए हुए हैं? हनी, वाटर. अब हनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी या वाटर की डेंसिटी? तो ये वाला देखो, वैसे आपको मतलब पता है ये जो वाटर है इसके बाद क्या आएगा? वाटर की डेंसिटी कम होती है हनी से. हनी फिर होती है हनी की डेंसिटी. ठीक है, हनी इज़ मोर डेंस. आपको पता है ना, ये ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा विस्कस होता है, ज़्यादा हैवी है, इसकी मास ज़्यादा होती है. हनी की मास एक डब्बा है इतना,
इसके अंदर इतना पानी भर दूँ या इतना हनी भर दूँ, किसका वज़न ज़्यादा होगा? हनी का ज़्यादा होगा ना, तो हनी की वॉल्यूम सेम रही पर मास इसकी ज़्यादा है, तो डेंसिटी हनी की ज़्यादा है। तो वाटर, हनी, उसके बाद अब आपको 3 यहाँ पर सॉलिड स्टेट के मैटर दिए हुए हैं, उनमें है चॉक, कॉटन और आयरन। अब चॉक, कॉटन और आयरन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कॉटन है उसकी डेंसिटी कम है, फिर चॉक की डेंसिटी आ गई, फिर आयरन की डेंसिटी आ गई। ठीक है, तो ये आपका ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया मैंने। कॉटन कैसी डेंसिटी कम है? ये कॉटन है तो सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब आप कॉटन को देखोगे तो इसको ऐसे शेप चेंज कर सकते हो इजीली। इसके अंदर जो इसकी 1 किलो कॉटन, मतलब जो इसकी जितनी वॉल्यूम में, मतलब वॉल्यूम से कंपेयर कर लो, इतना अगर आपने कॉटन ले लिया, इतना ही चॉक ले लिया और इतना ही आयरन ले लिया, बताओ सबसे ज़्यादा हैवी क्या होगा? आयरन होगा। वॉल्यूम सेम रखी मैंने, ठीक है। चॉक थोड़ा हैवी होगा कॉटन से, इतना कॉटन ले लिया, तो मास सबसे ज़्यादा आयरन की है उतने ही वॉल्यूम में, ठीक है। तो डेंसिटी भी ऐसे आपकी लगा दिया हमने कि एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, वाटर, हनी, कॉटन, चॉक, आयरन। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर ये वाला आपको समझ आ गया होगा। कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछो, और पुराने वीडियोस ज़रूर देखो क्योंकि उससे ही आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, समझ आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 2, टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड बी पार्ट है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो ये वाला तो इजी है, बुक के अंदर से भी पढ़ लिया होगा आपने। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इनके डिफरेंसेस बता देने हैं। अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो सॉलिड्स की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है, ये हमने सब पढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोस। शेप, सॉलिड की शेप फिक्स्ड पढ़ा हुआ है ना, मैं एक बार और बता देती हूँ। वैसे जो गैसेस होते हैं उसके बीच में, जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। तो जिस भी कंटेनर में, रूम में आप गैस को डालोगे, वो उसी कंटेनर की वो उतना ही बन जाएगी, वो गैस के पार्टिकल्स उतना दूर चले जाएंगे और इस वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। वॉल्यूम कंटेनर से पता चलती है। मान लो एक रूम में पानी, 1 गिलास पानी रखा है और 1 गिलास में लेकर आके मैं गैस रख दिया, तो वो गैस तो पूरे रूम में फैल जाएगी, तो उस गैस की वॉल्यूम पूरा रूम हो जाएगी, लेकिन वाटर उतना ही रहता है। इसीलिए बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट, शेप, सॉलिड की शेप फिक्स्ड है, लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं है, जहाँ जैसे कंटेनर में पुट करोगे वैसे ही हो जाएगी, और गैस की भी शेप फिक्स्ड नहीं होती। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी भी मैंने बताया था कि पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसको कंप्रेस कर सकते हो क्या आप? तो ऐसा सॉलिड में फोर्स लगा के कंप्रेस नहीं कर सकते, तो बहुत ही नेग्लिजिबल। लिक्विड्स आर समवॉट कंप्रेसिबल, तो थोड़े बहुत कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, और स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये दीज आर समवॉट कंप्रेसिबल एंड गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। तो गैसेस की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, उसके बाद आ गया रिजिडिटी। रिजिडिटी बोल लो या फ्लूइडिटी, रिजिडिटी या फ्लूइडिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाऊंगी बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगी अगर कोई, तो क्या शेप चेंज हो जाएगी या क्या फ़्लो हो जाएगा ये चीज़? तो अगर बोर्ड पर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो बोर्ड तो यहीं अभी है, ये तो बह नहीं रहा ना, तो रिजिड है। तो सॉलिड्स आर रिजिड, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स फ़्लो। अगर मैं 1 गिलास पानी को ऐसे नीचे गिरा दूँ तो वो ज़मीन पर पूरे में फैल जाएगा। तो
लिक्विड्स आर फ्लूइड, दे आर नॉट रिजिड, दे फ्लो। सिमिलरली गैस भी फ्लूइड होती है, दे फ्लो, गैसेस कैन फ्लो, गैसेस आर नॉट रिजिड। तो ये इनका थोड़ा सा मैंने सुंदर सुंदर नहीं लिखा है, प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना। और ठीक है, ये तो हो गया इसके डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट बी है इसको एक बार देख लेते हैं। पार्ट बी में बोल रहे कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी हमने देख लिया कैसे होता है, कंप्रेसिबिलिटी बता दिया मैंने, फ्लूइडिटी बता दिया, फिलिंग अ गैस कंटेनर बता दिया, सॉलिड गैस कंटेनर को नहीं फिल कर सकते, जो लिक्विड है वो भी नहीं फिल करेगा, गैस कंटेनर को फिल कर देगा। शेप बता दिया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है, जब भी कोई चीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², यानी कोई ऑब्जेक्ट जिसकी कोई मास है m और उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी या स्पीड है। अभी आप क्लास 9th में हो तो थोड़ा सा मतलब ऐसे इतना वो मत सोचना कि ये क्या बता दिया, बस ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास कुछ मास होती है और वॉल्यूम और वो भाग रहा होता है स्पीड से, वेलोसिटी v से, तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी मास m है और ये भाग रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके पास एक एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा उसके पास स्पीड होगी उतनी ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सॉलिड्स में जो होते हैं ऐसे पार्टिकल्स, उनके बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इनके बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ये जल्दी से भाग नहीं पाते। हाँ, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, लेकिन सॉलिड स्टेट में इनके बीच में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि दे कैन नॉट रियली मूव अ लॉट, तो वेलोसिटी इनकी कम होती है, स्पीड कम होती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड्स इज़ लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड के पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ, पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ पे, लिक्विड्स, और सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो गई गैसेस में, ठीक है। तो क्योंकि लिक्विड्स में थोड़ा स्पेस आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया, तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गई, ये ज़्यादा मूव कर पाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और गैसेस में तो सबसे ज़्यादा होगी। अगर एक कंटेनर में मैंने गैस डाल दी है तो फिर ये गैस के पार्टिकल्स हर जगह पर ऐसे हर जगह पर कोलाइड होते रहेंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है, दे आर सो मच मूविंग, दे आर मूविंग अ लॉट, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैसेस के पार्टिकल्स में होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आंसर 3, इसके रीजंस देने हैं आपको। फर्स्ट है, अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। तो कोई भी गैस होती है वो किसी भी वेसल में डाल दो आप, वो उसके अंदर पूरे वेसल में अब फिट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लो मैंने इसमें गैस डाली, तो गैस के पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग विद अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो सारे स्पेस में भर जाती है गैस। कैसा भी डाल दो आप, किसी भी कंटेनर में डाल दो, वो पूरे कंटेनर में फैल जाएगी, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है। लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये बहुत अच्छे से मूव करते हैं एंड फिल्स अप द कंटेनर दे आर केप्ट इन, ठीक है। नेक्स्ट, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये भी हमने थोड़ा समझ ही लिया, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो सारे पार्टिकल्स सब जगह ऐसे भाग रहे होते, कहीं पर भी जा रहे होते, तो ये आपका बाउंड्री है, इस पर भी बार बार टक्कर मार रहे होते, ऐसे फोर्स लगा रहे होते बार बार, जिसकी वजह से प्रेशर ऑन दैट कंटेनर की वॉल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
सी पार्ट, अ वुडन टेबल शुड बी कंसिडर्ड अ सॉलिड, शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो ये तो पता ही है आपको, क्योंकि हाँ वो सारे प्रॉपर्टीज़ बता देना इसमें कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड शेप है, रिजिड है, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी हाई, ऐसे करके। डी पार्ट है, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन द एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो इसका आंसर बहुत ईजी है कि जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स में force of attraction between particles is very high, force of attraction between particles is very high, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक कराटे एक्सपर्ट को आके बहुत अच्छे से बिल्कुल टेक्निक के साथ फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके सॉलिड्स टूट पाएगा। लेकिन गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, force of attraction between particles is less, force of attraction between particles is less, and space between particles, यहाँ पर ये वाला इधर भी ला सकते हो आप पॉइंट कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज़ वेरी हाई। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये वाले इसका रीज़न हो गया। इस वजह से आप गैसेस में तो अपना हाथ ऐसे कुछ भी कर सकते हो, सॉलिड्स में नहीं कर सकते। सॉलिड्स के लिए आपको बहुत अलग फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आंसर किया था। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। तो जैसे किसी भी चीज़ की डेंसिटी कम होगी ना, जैसे दो लिक्विड्स हो गए, दो चीज़ें हो गई, जैसे ओशन है, ये बहुत सारा पानी है, ओशन है, नाव इसके ऊपर फ्लोट कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका बोट है, इसकी डेंसिटी कम है ओशन के पानी से। ये जो भी ओशन है, पॉन्ड है, जो भी है, इसके पानी से इसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि इसका मास भी कम है पानी, पूरे पानी से मास अपॉन वॉल्यूम भी कम है, तो इसकी ऑलमोस्ट डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू द वाटर बॉडी, इसीलिए ये चीज़ इसके ऊपर फ्लोट करती है। तो और ठीक है, तो कोई भी चीज़ किसी पर फ्लोट करे उसके लिए उसकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन हमने मोस्टली नोटिस किया है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड से, है ना। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो पानी है वो एज ए लिक्विड उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है आइस से, तो इसीलिए आइस फ्लोट कर जाती है, क्योंकि यही रीज़न हो सकता है ना, आइस फ्लोट करेगी वाटर पे बिकॉज आइस की डेंसिटी कम है। ऐसा इसलिए होता है कि जब पानी होता है, पानी में जब ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं H2O के, H2O पानी होता है, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बनता है। तो पानी में H2O बस ऐसी सारे, ये थोड़ा सा ना मतलब बस समझने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। वैसे इसका आंसर आपकी बुक के अकॉर्डिंग बस इतना लिखना है कि आइस हैज़ लोअर डेंसिटी दैन वाटर, क्योंकि आइस का जो स्ट्रक्चर होता है, आइस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ आइस हैव हायर नहीं, ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, जो आइस होती है उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, इसीलिए, और वाटर में कम होती है। इसको अब मैं समझाती हूँ आपको डायग्राम के साथ। जैसे कि ये आपने एक गिलास पानी ले लिया और 1 गिलास आइस ले ली, तो आइस में क्या होता है ना कि ऐसे सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड्स में हमेशा मूव तो कर नहीं रहे होते, हमेशा एक अलग ही स्ट्रक्चर बनता है। तो आपके ऐसे स्ट्रक्चर बन गए मॉलिक्यूल्स के। मेरे कहने का मतलब है एक क्रिस्टल बन जाता है जिसमें बिल्कुल अच्छे से स्पेसिंग होती है, जैसे कि आपका H2O ऐसे। अब
ये थोड़ा सा आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ऐसे करके बिल्कुल अच्छा सा ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन पानी में जब रहता है तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, बस आपका ऐसे H2O फिर H2O ऐसे कुछ भी हो रहा होता है, रैंडमली स्ट्रक्चर होता है। पानी में मॉलिक्यूल्स ऐसे ही घूम रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो फ्लूइड होता है ना, सॉलिड में फ्लूइड तो है नहीं, तो सारे बिल्कुल अच्छे से स्ट्रक्चर बन जाते हैं और बीच में इतनी सारी स्पेस एक्स्ट्रा आ जाती है। तो उतनी ही मास तो सेम रखी मैंने, उतनी ही मास में जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई आइस के केस में, और उनके बीच में स्पेस भी आ गया। और डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बढ़ गई तो डेंसिटी कम हो जाती है आइस की। इसलिए वी ऑब्ज़र्व कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, सो आई होप आपको समझ आया हो, सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए हो सॉल्व। सो पुराने वीडियोस को ज़रूर देखो, और लेट्स वी चलो ठीक है, फिर अगली वीडियोस में मिलते हैं। एंड हैव फन, एंजॉय स्टडिंग। थैंक यू, बाय।